हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों मैं हूं संदीप। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही हैं, टॉपिक वाइज हम क्लासेस कर रहे हैं, एमसीक्यू भी कर रहे हैं साथ साथ। आज की क्लास में हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू की वीडियो नहीं है, यह टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि एक तो यह टॉपिक आपको मीन्स कहीं ना कहीं एक तो जो आपका DT+V का एग्जाम है वहाँ पे आपके काम आएगा यह टॉपिक, और एक जो आपका एनटीटी का एग्जाम है वहाँ पे काम आएगा। ठीक है। जो एनटीटी के एग्जाम के, क्योंकि एनटीटी के एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपने अगर उसके सिलेबस में देखा होगा एग्जाम का जो भी सिलेबस था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें लेकर के आनी है ना, कि हिस्टोरिकल चीज़ें आपने याद करनी है। जो एजुकेशन से रिलेटेड इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में हम यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे। वैसे तो अगर मैं प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करूँ तो वहाँ पे आपको ना इन चीज़ों का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जैसे कि किंडरगार्टन प्रोसेस हो गया है ना, जो कि फ्रॉगल ने दी थी है ना, तो इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिस्ट्री में आती है। वैसे जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक होगा गाइस, तो उस टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो भी स्वतंत्रता से पहले जो एजुकेशन का ओरिजिन कैसे हुआ हमारे इंडिया में, उसकी बात करेंगे। क्योंकि स्वतंत्रता से पहले आपको पता है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफ़ी टाइम तक शासन रहा है ना, उन्होंने कैसे एजुकेशन के लिए काम किया उनके लोगों ने, उसके बारे में हम यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है जो देख सकते हो आप वीडियो की स्क्रीन पे। ठीक है, कि आज की जो भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, और ये जो डेटा है ये सारा स्वतंत्रता से पहले का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ इनको। देखो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि वैदिक काल की समाप्ति तथा मध्यकाल के दौरान मिशनरी तथा बहुत सारे धार्मिक समूह भारतीय जनता के लिए कह रहे हैं कुछ मूलभूत शिक्षा भारत में लाए थे। इसमें गिरजाघरों में कह रहे हैं अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा, और कह रहे हैं मंदिरों में संस्कृति के माध्यम से, तथा मदरसों में जो भी मदरसे होते थे उस टाइम पे फारसी और अरबी के माध्यम से जो एजुकेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी। होप के ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं क्योंकि PDF फाइल है तो थोड़ा जो भी टेक्स्ट है वो थोड़े बारीक हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आपको जूम करके दिखाने की। ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वैदिक काल के बाद की बात करें और मध्यकालीन जो दौर चल रहा था तो उसकी बात करें तो कह रहे हैं कि भाई उस टाइम पे बहुत सारे मिशनरी आए हैं ना हमारे इंडिया में, क्योंकि आपको पता है कि जब ये क्या करने लग गए थे कि भाई समुद्रों के जरिए हमारे इंडिया में आने लग गए थे, तो इनको बहुत सारी चीज़ों का पता चला और ये व्यापारिक तरीके से आने लगे क्योंकि ये व्यापार करने लग गए थे। तो इन्होंने मीन्स धीरे धीरे अपना राज जो है वो बना लिया था। तो कह रहे हैं कुछ भारतीय जनता के लिए उन्होंने कुछ ऐसे धार्मिक समूह थे जो अपने धर्म का प्रचार करते थे, उनकी बात की गई है। तो उन्होंने भारतीय जनता के लिए कुछ ऐसी मीन्स शिक्षा जो भारत के लिए यहाँ पे शिक्षा लेकर के आए थे वो किस तरीके की थी कि भाई जो भी चर्च में जाते हैं, जहाँ क्रिश्चियन लोग हैं जो, ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम में जो भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं वो चर्च में जा कर के कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे देशी लोग हैं जो हमारे देश में रहते हैं तो वो मंदिरों में जा कर के मीन्स संस्कृति मीडियम में जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं। और जो मदरसे होते हैं उसमें मीन्स क्या कर सकते हैं कि भाई वो अरबी और फारसी लैंग्वेज की मीडियम में शिक्षा गेन कर सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास ये दिया गया है। तो ये तो थोड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा ये तो हिस्ट्री है। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करने लग गई थी, उस टाइम पे कौन कौन से यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सिफारिशें, कुछ कमेटीज़, कुछ आयोग बने, है ना, कुछ कमीशन बने, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज। तो हमारे पास देखो यहाँ पे पहला जो आता है वो है मैकाले मेंस का ब्यौरा। ठीक है, कि भाई जो मैकाले थे उन्होंने एजुकेशन के लिए क्या कुछ किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मैकाले मेंस। ठीक है।
मैं आपको थोड़ा सा मैकाले मिंट्स के बारे में बता दूं कि भाई इसका पूरा नाम था लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले, सॉरी थॉमस बेबिंगटन मैकाले था इसका पूरा नाम, ठीक है। तो यह लगभग 4 वर्ष के लिए ही भारत में आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह 1834 में भारत में आया और लगभग 1838 तक भारत में रहे थे। यह 4 वर्ष तक ही भारत में रहे थे और इन्होंने एजुकेशन की ऐसी शार्प जो है इमेज छोड़ दी हमारे भारत में कि उसका इफेक्ट आज तक भी देखने को मिलता है। क्योंकि इनका जो मेन मोटिव था वो था जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसका प्रसार करना, ठीक है, उसका प्रचार करना, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना था इनका मेन मकसद, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास देखो जो चीज़ें आपने याद रखनी है ना, मैं वही चीज़ें बताऊंगा। देखो हमने किया है मैकाले मिंट्स, तो इसमें आपने याद रखना है एक तो मैकाले का जो पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाले, यह कब भारत आया, जो है 1834 में भारत आया था, ठीक है। और 4 वर्ष के लिए इन्होंने जो भी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम के प्रचार के लिए ज़्यादातर कार्य किया, ठीक है। एक पॉइंट ये आपने याद रखना है। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनका नाम था विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। तो इनको इन्होंने क्या किया था, एजुकेशन का पूरा जो एक पत्र लिख के दिया था कि भाई इस तरीके की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा और दिया गया है, कह रहे हैं लॉर्ड मैकाले जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के क्या थे, चेयरमैन थे, ये आप देख सकते हो। तो ये आपने याद रखना है। और 1835 है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये है 1835, ठीक है। 1835 में ये क्या है, 1834 में भारत में आए थे और 1835 में इन्होंने जो भी एजुकेशन का पूरा मेमोरेंडम तैयार करके सौंप दिया था, किसको, जो भी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे उसको, ठीक है। सो इन्होंने जो भी मेमोरेंडम तैयार किया उसमें क्या कुछ थे, क्या एम थे इनके, बेसिकली वो आपने याद रखने हैं। तो इसमें कह रहे हैं, देखो इन्होंने कहा कि जो भी नेटिव लैंग्वेज है, जो भी हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी देशी संस्कृति का मतलब है, जो भी नेटिव कल्चर है किसका, इंडिया का, और इसमें कह रहे हैं कि जो भी हमारे देश की नॉलेज है और जो भी उसकी भाषा है उसके माध्यम से जैसे कि संस्कृति हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, इसके विरुद्ध, ठीक है, इसके विरुद्ध एक इन्होंने मेमोरेंडम तैयार किया था। और इसको दबाते हुए, इसको इग्नोर करते हुए इन लैंग्वेज को, फारसी को, अरबी को, उर्दू को, संस्कृति को, ठीक है, इसको इग्नोर करते हुए इसने क्या किया, अपने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो भी पाश्चात्य विज्ञान है उसमें शिक्षा नीज देनी चाहिए। इन्होंने यह सिफारिश रखी कि जो भी यूरोपीय कल्चर है, जो भी मीज जहाँ से ये आते थे, ठीक है, ब्रिटेन का जो कल्चर है, ब्रिटेन की जो संस्कृति है, तो उसको बढ़ावा दिया जाए इंग्लिश के माध्यम से, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें लिए इन्होंने मीज सिफारिश रखी थी। तो इसलिए मीज जो भी यह मेमोरेंडम था, यह मैकाले मिंट्स के नाम से भारत में क्या हो गया, फेमस हो गया, मैकाले मिंट्स, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना आप, मैकाले मिंट्स, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि मैकाले ने अंग्रेजी की तुलना में जो देशी भाषाएं थी, मीन्स जैसे कि संस्कृति हो गया, ठीक है, और अरबी हो गया, इसको क्या किया, नकार दिया, इसको इग्नोर कर दिया। क्योंकि उसके विचार में, तो उसका क्या विचार था इसको लेकर के कि अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं से कहीं ऊपर है। तो ये मानते थे कि जो भी संस्कृति है, अरबी है, फारसी है, उर्दू है, तो इन ऐसी लैंग्वेज से कहीं ऊपर उठ के है इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए इन्होंने कहा था कि भाई जो भी नॉलेज प्रोवाइड करनी है तो वो इंग्लिश में होनी चाहिए। क्लियर है। आगे हमारे पास इसमें कह रहे हैं, देखो इन्होंने एक ना, ये याद रखना आप, इन्होंने मेन पॉइंट ही है ये, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को इन्होंने प्रमोट किया। सो बेसिकली डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है क्या, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे वर्ग का निर्माण करना, इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया गया है। देखो कह रहे हैं एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना
करना जो हमारे और लाखों लोगों के मध्य जिन पर हम शासन करते हैं। मीन्स मैकाले का मानना था कि जिन लोगों पर हम शासन कर रहे हैं, जो भारतीय लोग थे, ठीक है, तो उन्हीं लोगों में से ऐसे लोगों को उठाएं, ऐसे लोगों का वर्ग उठाएं, समूह उठाएं, ऐसे लोगों का ग्रुप तैयार करें जो कि खून से तो क्या हो, और खून से तो कलर से खून और कलर से तो क्या हो कि इंडियन हो, लेकिन उनका जो बोलने का लहजा है, उनका जो एक इंटरेस्ट है, उनकी इंटेलिजेंसी लेवल है, उनका मीन्स ढंग है, जो भी उनके रीति रिवाज बन जाएंगे वो किस तरीके के होने चाहिए, वो हमारी तरह मीन्स अंग्रेजों की तरह होने चाहिए। तो ऐसा मैकाले ने विचार रखा, जो भी इन्होंने मेमोरेंडम तैयार किया था मैकाले मिन्स ने, ठीक है। तो इन्होंने ये सारा डेटा इन्होंने इसको सौंप दिया था जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक को। तो आगे मीन्स इस चीज़ को विलियम बेंटिक ने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ भाई इसी तरीके से शिक्षा देनी चाहिए हमें भारतीय लोगों को। तो उन्होंने मीन्स ऐसे लोग तैयार करने थे जो भारतीय लोग और ब्रिटिश लोगों के बीच एक मीन्स उनका कनेक्शन, उनका एक ट्रांसलेशन का काम कर सकें, ठीक है, एक कनेक्शन बना सकें उन दोनों के बीच। मीन्स भारतीय लोगों की बातों को, विचारों को वो अंग्रेजों तक पहुंचा सके इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो भी मीन्स दूसरी भाषाएं हैं, उर्दू, संस्कृति, तो उन भाषाओं में अंग्रेजों के विचारों को वो भारतीयों तक पहुंचा सके। तो ऐसे लोगों को तैयार करना उनका मेन मोटिव था, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखोगे मैकाले मिन्स में। होप के यहाँ पे इस जो भी मैकाले मिन्स था, ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो देखो इनमें मेन बातें याद रखनी है। देखो मैकाले मिन्स जो कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे, वो 4 साल के लिए भारत आए 1834 से लेकर के 1838 तक। तो उन्होंने एक मेमोरेंडम तैयार किया जो शिक्षा से रिलेटेड। उसने कहा कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही हमने शिक्षा देनी है और यूरोपीय कल्चर है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। उन्होंने उन लैंग्वेज को नकार दिया जो कि देश की लैंग्वेज थी, जैसे कि यहाँ पे अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृति, जो भी लैंग्वेज यूज़ की जाती इसको नकार दिया। और उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, ठीक है, इसको प्रमोट किया। इस थ्योरी के अंदर क्या आता है कि ऐसे लोगों का समूह तैयार करना जो कि कलर और ब्लड से क्या हो, इंडियन हो, लेकिन जो उनका बोलने का लहजा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो उनकी रुचियाँ हैं, विचारधारा है और नैतिकता है, ठीक है, तथा उनकी जो भी बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, उसमें वो क्या हो, अंग्रेज हों। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर है। तो ये आप याद रखना, मैकाले मिन्स में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आती है। तो ये हमारा फर्स्ट जो मैकाले मिन्स है ये हो गया है। आगे हम देखते हैं हमारे पास, देखो क्या है, आगे आता है हमारे पास मेन वुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच क्या था, ये किस तरीके का कमीशन था या आयोग था या पत्र था, ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखो इसमें भी मेन बातें ही मैं आपको बताऊंगा। देखो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं मेन चीज़ों में आएगा अगर पूछा जाएगा तो, है ना। सो देखो कह रहे हैं कि बेसिकली जो यह था, जो बेंटिंग सरकार थी 1834 में, जिस टाइम पे गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, तो उस टाइम पे जो मैकाले ने अपना शिक्षा के प्रचार के लिए जो भी मेमोरेंडम तैयार किया था उसकी जांच करने के लिए यह भारत आया, ठीक है। तो यह लगभग 1833 में कह रहे हैं इन्होंने अपना जो एक चार्टर था वो तैयार किया था 1853 में, और 1854 में इसको आगे लागू किया था। 1853 में इसको तैयार किया था, मीन्स इस पर विचार करने लगे थे, और 1854 में इसको जो वुड डिस्पैच था इसको लागू कर दिया था, ठीक है। एक तो ये बातें याद रखनी है। इसमें जो वुड डिस्पैच था इसका पूरा नाम आपने याद रखना है। इसका पूरा नाम था सर चार्ल्स वुड, ठीक है, सर चार्ल्स वुड आप इसको बोल सकते हो। तो उस टाइम पे 1853 या 1854 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखो कह रहे हैं इस जब यह मेमोरेंडम घोषणा पत्र तैयार हो गया था वुड डिस्पैच का 1854 में जब यह तैयार हो गया था पूरे तरीके से, और उस टाइम पे इसको क्या कहा गया, उस टाइम पे इसको कह रहे हैं
शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, तो आपने याद रखना है मैग्ना कार्टा बोला गया था इसको, ठीक है, मीन्स एक महाधिकार पत्र इसको बोला गया इंडिया का। क्लियर है, तो ये एक बात आप याद रखोगे। तो इन्होंने कौन कौन से एम्स रखे, कौन कौन से इनके उद्देश्य थे, कौन कौन सी नीतियां थी शिक्षा को लेकर के, तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एक तो जो भी शिक्षा का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको सौंप दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई। मीन्स पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की ईस्ट इंडिया को सौंप दी गई और स्ट्रिक्टली तरीके से उनको कह दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई इसकी अवहेलना नहीं होगी। मीन्स जो भी पत्र में नीतियां रखी थी तो उनमें से किसी भी नीति की अवहेलना आपने नहीं करनी है। क्लियर है, ये बात याद रखोगे। इसमें कह रहे हैं कि जो भी इनके यूरोपीय कल्चर होता है, जो भी उनका विज्ञान है, उनका फिलॉसफी है, उनके मीन्स लिटरेचर है, तो उसको अंग्रेजी के माध्यम से उसका क्या करना, प्रचार करना था इनका मेन मोटिव। और कह रहे हैं जो देशी भाषाएं थी जैसे कि अरबी और फारसी और उर्दू और संस्कृति, तो इन भाषाओं को भी इसमें प्रमोट किया गया। देखो पीछे हमने किया मैकाले मीन्स, उसमें जो उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृति, इन भाषाओं को दबाया गया था, इग्नोर किया गया था। लेकिन इस गुड डिस्पैच घोषणा पत्र में यहाँ पे देशी भाषाओं को इग्नोर नहीं किया गया, उसमें भी क्या है, शिक्षा ग्रहण कर सकते थे लोग। ठीक है, सो इसमें कह रहे हैं कि इसमें आगे और दिया गया है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस घोषणा पत्र में कह रहे हैं ये चीज भी मेंशन की गई कि 5 प्रांतें जो हैं उस टाइम पे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब तथा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उसमें कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन खोले जाएं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन खोले जाएं। तो ये भी इन्होंने सिफारिश रखी और ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों की मीन्स यूनिवर्सिटीज की भी स्थापना करवाई जाए। तो ये आपने याद रखना है कि किस घोषणा पत्र में मीन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ठीक है, किस घोषणा पत्र में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, ये चीजें आपने मीन्स याद रखनी है। यह था गुड डिस्पैच का घोषणा पत्र, है ना। तो आगे एक बात और याद रखना कि इसमें कह रहे हैं 1857 में मीन्स इसी नीति के अंडर 1857 में फिर 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी। तो वो थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में मीन्स 3 यूनिवर्सिटीज ओपन की गई। ठीक है, ये आप याद रखोगे। इसमें कह रहे हैं कि गुड डिस्पैच के द्वारा शिक्षा के अधिकांश पक्षों से संबंधित बहुत सारी इन्होंने पॉलिसीज, नीतियां तैयार की थी। जैसे कि कह रहे हैं देश भर में श्रेणीकृत विद्यालयों की स्थापना की गई। श्रेणीकृत मीन्स कैटेगराइज्ड करके विद्यालयों को खोला गया। कह रहे हैं प्रारंभिक स्कूल जो कि है, ठीक है, उसमें आगे हाई स्कूल आ जाते हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज इंटरमीडिएट आ जाते हैं और कॉलेज आ जाते हैं और विश्वविद्यालयों का नेटवर्क भी इसमें स्थापित किया गया। और कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिकल जो फैसिलिटी है, जहाँ इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखने के लिए जो भी विद्यालय है, जो भी कॉलेज है, इनको देखने के लिए उन्होंने एक और जो भी प्रणाली है, सिस्टम है, उसको तैयार किया जिसका नाम था ग्रांट इन एड। ठीक है, ग्रांट इन एड, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर है, सो ग्रांट इन एड एक सिस्टम था, उसको लागू किया गया जो कि पूरी फाइनेंशियली हेल्प करता था इन कॉलेज, जो भी कॉलेज थे, स्कूल थे, हाई स्कूल थे, मिडिल स्कूल थे, इंटरमीडिएट स्कूल थे, ठीक है, इनकी। सो ये चीजें आप इसमें याद रखोगे गुड डिस्पैच पत्र में। तो बस हाँ, यही चीजें हैं इसमें। तो थोड़ा इसको मैं थोड़ा और दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, गुड डिस्पैच घोषणा पत्र एक तो याद रखना है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता था। दूसरा, इसमें जो वुड का पूरा नाम याद रखना है सर चार्ल्स वुड। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। यह 1853 और 1854 की बात है। ठीक है, सो इसमें जो मेन उन्होंने प्रावधान रखे थे तो यही थे कि भाई इंग्लिश मीडियम में यूरोपीय कल्चर को उनका प्रचार किया जाए और क्या था, लेकिन जो भारतीय लैंग्वेज थी उनको इग्नोर नहीं करना, उनको भी बढ़ावा दिया जाए। इन्होंने यूनिवर्सिटीज की स्थापना के लिए कार्य किया, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कार्य किया। ठीक है, इन्होंने जी हमने पढ़ा मद्रास, कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज की स्थापना की। आगे जाकर के 1882 में इन्होंने पंजाब में भी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और 1887 में इलाहाबाद में भी यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ठीक है, यह इसी का काम था, गुड डिस्पैच के अंडर ही आता था यह। ठीक है, एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है आपने कि जो
हमारे पास हमने पीछे किया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, है ना, हमने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की थी, आपको पता होगा मैकाले मेंस में। तो उस थ्योरी को इन्होंने क्या कर दिया, इस घोषणा पत्र में उस थ्योरी को खत्म कर दिया, क्लियर है, तो उसको बंद कर दिया। तो ये भी आप यहाँ पे बात याद रखोगे। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि किससे रिलेटेड थी, वुड डिस्पैच के घोषणा पत्र से रिलेटेड थी। मैग्ना कार्टा, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। 1853-1854 का यह टाइम पीरियड था, ठीक है। इन्होंने कॉलेजेस, स्कूल को कैटेगराइज किया, विश्वविद्यालयों की स्थापना की, ऐसी चीज़ें आप इसमें याद रखोगे, क्लियर है। तो आगे हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, वो है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन आता है तो 1882 की अब यह बात है। तो कह रहे हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण, इसको कहा गया है कि इसमें शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया, मीन्स वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसको हम बोलेंगे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो याद रखोगे कि भाई कौन सा ऐसा कमीशन था जिसमें एजुकेशन को वोकेशनलाइजेशन में कन्वर्ट किया गया, तो ये था हंटर कमीशन। कह रहे हैं वुड डिस्पैच की जो भी नीतियां थी, ठीक है, उसके कार्यों की जांच करने के लिए, ठीक है, 1882 में जो हंटर कमीशन था, इसकी स्थापना की गई, जिसके कारण कह रहे हैं विद्यालय शिक्षा को हाई स्कूल में 2 स्ट्रीम बना करके सरल और कारगर बनाने का प्रयास किया गया। मीन्स जो भी अब इसमें जो हाई स्कूल थे ना, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो हाई स्कूल को जनरल भाग में, एक तो जनरल पार्ट था, ठीक है, दूसरा इसमें पार्ट था, कह रहे हैं कमर्शियल, वोकेशनल और टेक्निकल, ठीक है, दूसरा ये पार्ट था जो यहाँ पे लिखा है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। एक तो सामान्य सिस्टम था और दूसरा यहाँ पे लिखा है कारगर। इस कारगर में आता है भाई कमर्शियल, वोकेशनल और टेक्निकल सिस्टम, ठीक है। तो इनको 2 मीन्स स्ट्रीम में डिवाइड किया गया यहाँ पे। और इसमें कह रहे हैं इसमें एक धारा में पढ़ने वाले बच्चे विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जा सकते थे। मीन्स एक स्ट्रीम को इस तरीके से बनाया गया कि उस स्ट्रीम के जरिए, उस स्ट्रीम के थ्रू अगर पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं वो आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक जा सकते थे। और कह रहे हैं विद्यालय पाठ्यचर्या को क्या कर दिया गया, डिवर्सिफाई कर दिया गया, यानी कि जो भी स्कूल का करिकुलम था उसको ज़्यादा विविध कर दिया गया, उसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई, कह रहे हैं। और व्यावसायिक शिक्षा को आरंभ करने या उसके बाद कह रहे हैं गैर साहित्यिक शिक्षा पर विशेष बल देने के बावजूद न तो जनता ने और न ही सरकार ने, कह रहे हैं, जो इस प्रैक्टिकल सुझाव के महत्व को समझा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो मीन्स हंटर कमीशन था, इसकी इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं बहुत कम लोगों ने समझा, मीन्स ज़्यादा यह प्रचलित नहीं हुआ कमीशन, ठीक है। सो आगे हमारे पास कमीशन आता है। तो देखो हंटर कमीशन में आपने बस इतनी सी बातें याद रखनी है। 1882 ईस्वी में इसको इस्टेब्लिश अपॉइंट किया गया, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया, मीन्स वोकेशनलाइजेशन। इसमें जो हायर स्कूल था उसको 2 कैटेगराइज्ड में डिवाइड कर दिया गया, 2 स्ट्रीम बना दी गई उसकी, ठीक है। एक तो जनरल स्ट्रीम थी, दूसरी हमने किया कि कमर्शियल और टेक्निकल और वोकेशनल, ठीक है, इन स्ट्रीम में बांट दिया गया। और जो कमर्शियल, टेक्निकल और वोकेशनल स्ट्रीम में बच्चे पढ़ने वाले थे वो आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक जा सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके के इन्होंने प्रावधान किए थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है विद्यालयों से संबंधित आयोग, विश्वविद्यालय संबंधित आयोग, ठीक है। सो इस आयोग में देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं विश्वविद्यालय नियंत्रण के अधीन जो यह विद्यालय शिक्षा, तो जो भी स्कूल एजुकेशन थी उसको यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में कर दिया गया। मीन्स अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके अंडर में होगी, वो होगी यूनिवर्सिटी के अंडर में। मीन्स जो भी स्कूली शिक्षा थी तो उसको यूनिवर्सिटी के अंडर कर दिया गया, उसके कंट्रोल में कर दिया गया। कह रहे हैं ब्रिटिश शासन में विश्वविद्यालयों की अवस्था तथा भविष्य की जांच करने के उद्देश्य से 1902 में एक नए आयोग की स्थापना की। तो यह 1902 में बना था, ये आप
याद रखोगे। क्लियर है। 1902 में इसकी स्थापना हुई। तो कह रहे हैं इस आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन के पुनर्गठन की अनुशंसा की। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित कॉलेजों को कठोर पर्यवेक्षण तथा संबद्धता के लिए कठोर शर्तें और जो भी करिकुलम था और एग्जामिनेशन प्रणाली है, सिस्टम है, उसमें काफ़ी चेंजेस किए। तो इन्होंने मीन्स यूनिवर्सिटीज़ को रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। उस रीऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती थी कि स्कूल एजुकेशन था उसको, उसमें थोड़े चेंजेस कर दिए गए। करिकुलम को चेंज कर दिया गया। जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम था उसमें चेंज ला दिए गए। उनको काफ़ी स्ट्रिक्टली कंडीशंस प्रोवाइड कर दी गई स्कूल एजुकेशन को, हायर स्टडी जो भी थी, ठीक है, उसको। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें की थी। और कह रहे हैं सन 1904 में पारित विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों को मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सन 1904 में एक विश्वविद्यालय अधिनियम मीन्स यूनिवर्सिटी बिल पास किया गया। तो उसके अंडर यह कहा गया कि जो भी एक मान्यता देनी है, ठीक है, तो वह कौन देगा मान्यता? यूनिवर्सिटी देगी मान्यता। स्कूल लेवल एजुकेशन थी जो उसको, ठीक है, मीन्स स्कूल्स को विश्वविद्यालय मान्यता देगा, ठीक है। सो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कह रहे हैं आवश्यक नियम वगैरह यहाँ पे निर्धारित किए गए। तो ये था विश्वविद्यालय संबंधित आयोग जो कि 1902 आप इसमें याद रखोगे। आगे हमारे पास आता है भाई सैडलर आयोग, ठीक है। सैडलर आयोग इसमें आता है मेन इंटरमीडिएट कॉलेज। तो इसमें इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रचार हुआ। देखो कह रहे हैं अगला महत्वपूर्ण विकास जैसा कि सैडलर आयोग 1917 में 1917 में इसकी कह रहे हैं इसको अपॉइंट किया गया। तो इसमें कह रहे हैं कि महसूस किया गया कि विश्वविद्यालय सुधार की दृष्टि से जो माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता की पूर्ति थी। तो यहाँ पे जैसे ही यूनिवर्सिटीज लेवल को सुधारा गया तो उसके साथ साथ जो भी मिडिल एजुकेशन थी उसमें भी भाई सुधार लाने की जरूरत थी। तो कह रहे हैं यह मामला कॉलेज शिक्षा के द्विशखन के कारण भी उत्पन्न हो गया। तो जो भी भाई यहाँ पे सैडलर आयोग में ये आप याद रखोगे कि इसको जो कॉलेज एजुकेशन थी कॉलेज लेवल की, तो उसका हम कह सकते हैं दो भागों में उसको बांट दिया गया, जिसको बोलते हैं बाइफर्केशन, ठीक है, उसको बाइफर्केशन कर दिया गया उन चीज़ों को। तो इसमें हमारे पास देखो कह रहे हैं कि जो भी सैडलर आयोग ने उच्च शिक्षा के द्विशखन की संस्तुति मैट्रिकुलेशन परीक्षा के बाद की बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात की। तो कहने का मतलब जो हायर एजुकेशन है इस तक पहुंचने के लिए मीन्स मैट्रिक पास होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इंटरमीडिएट ही पास करनी पड़ेगी। तो यह इन्होंने मीन्स एक पॉलिसी तैयार कर दी और कह रहे हैं इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना कर दी गई इसके लिए, ठीक है। तो मीन्स अब मैट्रिक पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो आपको जस्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ही आप पास करो। तो इसके लिए उन्होंने इंटरमीडिएट जो कॉलेज थे इसकी स्थापना कर दी। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि भाई इंटरमीडिएट कॉलेज किस कमीशन में आए थे, ये था सैडलर कमीशन, ठीक है। तो सैडलर में इसमें कह रहे हैं इसमें जो भी कला थी, ठीक है, मीन्स कल्चर, उसका जो भी साइंस की स्टडी, इसमें मेडिकल स्टडी, इंजीनियरिंग वगैरह, ठीक है, और इसमें जो भी रिसर्च वगैरह थी, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी प्रावधान रखे गए। जो भी इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की गई थी उनमें कह रहे हैं इनमें जो भी करिकुलम चलाने के लिए या तो स्वतंत्र संस्थाएं खोल दी गई, मीन्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश्ड कर दी गई भाई कि जो भी पाठ्यचर्याएं हैं मीन्स करिकुलम किस तरीके का निर्माण करना है, बनाना है, ठीक है। और कुछ विशेष हाई स्कूल थे जो कि चुने हुए, उनको इन इंटरमीडिएट कॉलेजों के साथ जोड़ दिया गया। इसमें सैडलर आयोग ने कह रहे हैं यह सिफारिश की कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना की जाए। तो इन्होंने इसको भी रिकमेंडेशन दी कि भाई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना की जाए। तो ये भी आप बात नोट कर सकते हो। इसमें कह रहे हैं इस प्रकार जब इन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन स्थापित किया जाए तो इसके चलते जो 10+2 की अवस्था थी और जूनियर कॉलेज थे, इसकी अवधारणा, इसके कॉन्सेप्ट का यहाँ पे जो बीज है वो बोया गया इनकी वजह से, ठीक है। सो 10+2 की स्टडी इनकी वजह से ही स्टार्ट हो गई थी। सो
ये था हमारे पास सैलर आयोग, जो कि इसकी आपने याद रखनी है, यह था 1917 ईस्वी में यह बात थी, ठीक है, सैलर की। आगे हमारे पास आता है हार्टग समिति, जो हार्टग कमेटी है। तो इसमें देखो कह रहे हैं देश में शिक्षा की सिचुएशन की जांच करने के लिए, ठीक है, इसके उद्देश्य से 1929, तो यह 1929 का डेटा है। अब इसके लिए कह रहे हैं हार्टग कमेटी की स्थापना की गई। इस समिति ने दावा किया कि विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा अब भी समस्त माध्यमिक पाठ्यचर्या कह रहे हैं सबसे प्रमुख या प्रबल है। तो इन्होंने यह मीज एक दावा किया था कि जो भी विश्वविद्यालयों की मैट्रिकुलेशन का जो भी करिकुलम है या जो भी उसका एग्जामिनेशन सिस्टम है, ठीक है, सो वह माध्यमिक पाठ्यचर्या सबसे प्रमुख और प्रबल है। तो इस कमी को दूर करने के लिए कह रहे हैं इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो किसी व्यवसाय में लगना चाहते हैं, तो उनके लिए मिडिल जो स्कूल थे और उसके पश्चात विद्यालयों में अधिक जो पाठ्यक्रम था डाइवर्सिफाइड किया गया था, ठीक है, उसका प्रावधान होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने एक नई चीज ऐड कर दी हार्टग समिति ने कि भाई जो मैट्रिकुलेशन एग्जाम सिस्टम है, ठीक है, उसको जो यूनिवर्सिटीज एक डोमिनेट पार्ट मानती थी, ठीक है, यह डोमिनेट, लेकिन उसमें भी इनको कहीं ना कहीं कमी लगी। तो इसलिए उन्होंने उस सिस्टम को चेंज करने की बड़ी कोशिश की और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद बच्चे जो मीज विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं मिल पाता। तो इसके लिए उन्होंने मीज यहाँ पे देखो कहा है कि जो विद्यार्थी व्यवसाय में लगना चाहते हैं, ठीक है, सो जो अपना प्रोफेशनल सेट करना चाहते हैं, उनके लिए जो मिडिल स्कूल के पश्चात विद्यालयों में क्या कर दिया गया, मीन्स मिडिल जो उसकी एजुकेशन के बाद ही उनके लिए जो कुछ करिकुलम में और सब्जेक्ट वगैरह विषय वगैरह ऐड कर दिए गए। मीन्स करिकुलम को डाइवर्सिफाई और कर दिया गया, फैला दिया गया, ताकि बच्चे जो जिस प्रोफेशनल के साथ जुड़ना चाहते हैं उसी प्रोफेशनल का सब्जेक्ट वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें इन्होंने ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कह रहे हैं कि इसके पश्चात औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में भेज दिए जाएं बच्चे जो जाना चाहते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज एरिया में, ठीक है, उनको उसी तरीके के कामी ट्रेनिंग वगैरह या उसी तरीके की स्टडी वगैरह प्रोवाइड की जाए। और जो कमर्शियल एरियाज में जाना चाहते हैं उनको उसी तरीके का, जो टेक्निकल एरियाज में जाना चाहते हैं या जो इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं ना, सो ये सारी चीज़ों का प्रावधान इसमें कर दिया गया। आगे हमारे पास देखो हार्टग समिति याद रखोगे 1929 की, ठीक है, यह 1929 की समिति थी, कमेटी थी। तो इसमें बेसिकली व्यवसाय से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करने का मेन प्रावधान था इसमें, ठीक है। आगे हमारे पास आता है भाई सप्रू समिति, ठीक है। सप्रू समिति क्या है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सप्रू समिति में कह रहे हैं विविध व्यावसायीकरण पाठ्यक्रम, इसमें अब देखो विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अब इसमें भी उसी तरीके का करिकुलम ऐड कर दिया गया जो व्यावसायिक मीन्स जो बच्चे अपने प्रोफेशनल को चूज करना चाहते हैं उसी तरीके की स्टडी अब इसमें भी आती है। तो कह रहे हैं सप्रू समिति की नियुक्ति सन 1934 में, ठीक है, यह 1934 में की गई। विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रम मीन्स अब इसमें भी क्या किया है, एक जैसे कि हमने पीछे किया था ना कि जो भी इस तरीके का करिकुलम जो बच्चों को उसका प्रोफेशनल सेट करके दे, है ना, इस तरीके के करिकुलम को यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया गया है सप्रू समिति में। तो इसकी नियुक्ति की गई 1934 में, ये आप याद रखोगे 1934 में। और यह याद रखोगे कि उत्तर प्रदेश में इसकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में था। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए जो यह समिति थी इसको अपॉइंट किया गया था। तो यह निष्कर्ष था कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है विद्यार्थियों के मात्र परीक्षाओं और डिग्रियों के लिए तैयार करती है, जीवन में किसी व्यवसाय के लिए तैयार नहीं करती। मीन्स इनका यह मानना था कि भाई जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा है, उसमें जस्ट बच्चे पास हो जाते हैं, उसमें बच्चे उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई उन्होंने इस तरीके की डिग्री वगैरह प्राप्त कर ली है, लेकिन वो अपना जो भी जीवन में अपना जो प्रोफेशनल है उसको नहीं सेट करते। तो इन चीज़ों को मीन्स उस टाइम पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, एजुकेशन के बाद बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो इसकी कमी को मीन्स इस
अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए या इसके कारणों की जांच करने के लिए यह समिति बनी थी। तो कह रहे हैं समिति ने माध्यमिक स्तर विविध पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को महसूस किया। तो उन्होंने कहा कि मिडिल लेवल पर जो भी करिकुलम है उसको कहीं ना कहीं बदला जाए। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम लागू किए जाएं जिनमें से एक विषय विद्यालय डिग्री की ओर ले जाता हो। तो कह रहे हैं मिडिल लेवल पर ही एक ऐसे करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाए जो कि कम से कम एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो उनको कॉलेज लेवल तक यूनिवर्सिटी लेवल तक क्या है ले जाता हो। इंटरमीडिएट स्टेज को यहाँ पे क्या कर दिया गया भाई, समाप्त कर दिया गया। और माध्यमिक शिक्षा की अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी गई। तो जो भी मिडिल स्टेज है उसकी अवधि, उसका मीन्स टाइम पीरियड 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। यहाँ पे कह रहे हैं अपर माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण आरंभ कर दिया गया। तो जब बच्चा अपना जो भी माध्यमिक शिक्षा है उसमें एंटर करेगा तो उस टाइम पे ही उसको जो भी उसका प्रोफेशनल है सेट करने के लिए उसको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया गया। विश्वविद्यालयों की डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम को 3 वर्ष का कर दिया गया। तो जो भी यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज होंगे वो कम से कम 3 वर्ष के लिए होंगे। तो यह यहाँ पे जो भी डिग्री थी उसको 3 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया। तो ये था सप्रू कमेटी, ठीक है। सो सप्रू कमेटी के जो सुझाव किए हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। यह जो भी हमने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी उसकी जांच करने के लिए यूपी में इसको अपॉइंट किया गया था। 1934 में इसको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई अवार्ड वुड प्रतिवेदन, ठीक है। ये आप देख सकते हो अवार्ड वुड और प्रतिवेदन ये आता है हमारे पास। तो इसमें कह रहे हैं देखो पॉलिटेक्निक। तो भाई आप याद रखना कि अब जो पॉलिटेक्निक की स्टडी है या पॉलिटेक्निकल कोर्सेज है वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ। तो यह अवार्ड वुड प्रतिवेदन जो रिपोर्ट थी 1936 में यहाँ पे इसकी शुरुआत हो गई थी। तो इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं ज़्यादा मैटर नहीं है, या थोड़ा सा ये कह रहे हैं सेंट्रल एडवाइज़र बोर्ड ऑफ एजुकेशन था, जो सेंट्रल एडवाइज़र बोर्ड ऑफ एजुकेशन कह रहे हैं ने सन 1935 के प्रस्ताव का पालन करते हुए 1936 में 2 विशेषज्ञ सलाहकार बुलाए। तो यहाँ पे ना 2 विशेषज्ञ आए थे जो कि एक सुजेशन देने आए थे यहाँ पे। एक तो था अवार्ड और दूसरे थे वुड, ठीक है। तो उसी के नाम से यह बना है। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि श्री अवार्ड तथा वुड को, ठीक है, श्री अवार्ड तथा वुड को सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया। तो गवर्नमेंट द्वारा उसको इन्वाइट किया गया कि भाई जो भी सेंट्रल एडवाइज़र यहाँ पे कह रहे हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने 1935 में कोई प्रस्ताव रखा था। तो उस प्रस्ताव में 1936 में 2 सलाहकार बुलाए गए, एक थे श्री अवार्ड और दूसरे थे वुड। और इनको मीन्स इनवाइट किया गया था उस टाइम की गवर्नमेंट ने, ताकि वे व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं पर क्या कर सकें, सलाह कर सकें। और अवार्ड तथा वुड की इस विशेषज्ञ समिति ने कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट 1937 में प्रस्तुत कर दी गई। तो इस रिपोर्ट में क्या किया गया, कह रहे हैं इस रिपोर्ट में व्यावसायिक संस्थाओं का पूर्ण व्युत्क्रम सुझाया गया जो कि उन संस्थाओं के समांतर था जो सामान्य शिक्षा प्रदान करते थे। तो कह रहे हैं उन्होंने सिफारिश रखी कि जिसके परिणाम स्वरूप जो भी उन्होंने सिफारिशें की तो उसके परिणाम स्वरूप कह रहे हैं एक नए प्रकार की तकनीकी शिक्षा संस्था का उदय किया जाए। तो टेक्निकल एजुकेशन का ओरिजिन किया जाए, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन ओपन की जाए जहाँ पे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो इसके लिए कह रहे हैं पॉलिटेक्निक नाम से मीन्स एक जो भी कॉलेज वगैरह है उसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो इसको पॉलिटेक्निक नाम दिया गया। तो इसमें कह रहे हैं कई राज्यों में पॉलिटेक्निकल में कह रहे हैं टेक्निक से रिलेटेड, कमर्शियल से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कुछ स्कूल हैं उसकी शुरुआत की गई और गैर साहित्यिक शिक्षाएं भी यहाँ पे उनको प्रदान करने लगे। तो ये था हमारे पास अवार्ड वुड प्रतिवेदन, जिसमें आपने याद रखना है कि पॉलिटेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत इसमें हो गई थी। यह 1936 में इनको इनवाइट किया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1937 में प्रोवाइड की थी, क्लियर है।
तो आगे हमारे पास आता है भाई जाकिर हुसैन समिति। जाकिर हुसैन समिति में आपने जाकिर हुसैन के बारे में तो सुना होगा। कह रहे हैं यह तीसरे राष्ट्रपति थे और 1963 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें जो जाकिर हुसैन समिति में कह रहे हैं एक आती है वारदा स्कीम। तो मैं आपको बता दूं, वारदा एक सिटी है महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र में यह एक सिटी है। तो 1937 में वारदा स्कीम, या इसको बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो जो भी वारदा स्कीम थी, ठीक है, इसको आप याद रखोगे। एक तो बेसिक एजुकेशन, ठीक है, एक इसका नाम था नई तालीम, इसको नई तालीम भी बोल देते थे। ठीक है, नई तालीम के नाम से भी इसको जाना जाता था। क्लियर है, तो ये याद रखोगे, वारदा स्कीम, बेसिक एजुकेशन और नई तालीम। तो यह कैसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इसको क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जो भी वारदा स्कीम 1937 है, सन 1937 में कह रहे हैं जब सात प्रांतों में देशी मूल भारतीयों निवासियों के प्रतिनिधित्व के साथ, मीन्स 1937 में कह रहे हैं जब सरकारें बनी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कुछ रियासतों के प्रतिनिधि तब भी मीन्स क्या किए थे, खड़े किए थे। मीन्स जो भी इलेक्शन उस टाइम पे हुए थे, आधे भारतीय थे और आधे ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश और भारतीयों को मिलाकर के उस टाइम पे सरकार बनी थी। तो कह रहे हैं तो उन्होंने उस टाइम पे जो भी सरकार बनी भारतीयों की, तो उन्होंने अपना ध्यान शिक्षा के सुधारों पर दिया। मीन्स शिक्षा को भी यहाँ पे सुधारा जाए। तो कह रहे हैं इसके लिए अक्टूबर 1937 में, ये याद रखना, अक्टूबर 1937 में भारदा, तो भारदा एक जगह का नाम है, यह महाराष्ट्र में है। तो उस समय कह रहे हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन एक आयोजित किया गया था। सम्मेलन था, यह समिट था। तो कह रहे हैं इस सम्मेलन में महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया। मीन्स लेक्चर देने के लिए उसको यहाँ पे इनवाइट किया गया था। उसको कह रहे हैं अब यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो लेक्चर दिया था उसमें बेसिकली एक बेसिक एजुकेशन को प्रमोट किया गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो बेसिक एजुकेशन की शुरुआत की गई। अब बहुत सालों बाद देखो 1834 से हमने डेटा स्टार्ट किया था। 1834 से मैकाले मेंस स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे आपको पता था कि अंग्रेजी को प्रमोट किया जा रहा था। वो इतना प्रमोट होता गया कि 100 साल तक उसका इफेक्ट पड़ता रहा। तो 100 साल के बाद मीन्स 1834 के बाद 1937 आ गया। मीन्स लगभग पूरी शताब्दी बीत गई। तो उस टाइम पे जाकर के कहीं महात्मा गांधी ने, कह रहे हैं, बेसिक एजुकेशन की शुरुआत की, जिसमें मीन्स बच्चों को उनके जो हस्तशिल्प कार्य होते हैं, है ना, तो उनके लिए प्रमोट किया जाए। मीन्स वो अपने हाथ से कोई भी कार्य करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं। जो बेसिक एजुकेशन का मेन एम यही था कि भाई बच्चे को एजुकेशन भी दी जाए, उसकी मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और उसके साथ साथ जो गाइस यह एक ऐसा मीन्स प्रस्ताव था, यह एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें बेसिक एजुकेशन के द्वारा अपनी मातृभाषा को प्रमोट किया जा रहा था और अपने ही देश का जो लिटरेचर है, ठीक है, उसको प्रमोट किया जा रहा था मीन्स बेसिक एजुकेशन के द्वारा। तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं महात्मा गांधी ने प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मीन्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 7 वर्ष तक दी जाएगी। और कह रहे हैं मातृभाषा के माध्यम से दी जाएगी शिक्षा। और कह रहे हैं इस पूरी शिक्षा प्रक्रिया में, कह रहे हैं, हाथ से किए जाने वाले एक उत्पादक कार्य उनसे ट्रेंड करवाया जाएगा। ठीक है, तो हाथ से किए जाने वाले कार्यों से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मीन्स वह अपना आगे जा करके पढ़ लिख करके अपना हाथ से काम करके ही क्या है कि अपनी आजीविका कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके का उन्होंने प्रस्ताव रखा। कह रहे हैं इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रथम व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा स्कीम थी वो तैयार कर उसकी रिपोर्ट, कह रहे हैं, 2 अक्टूबर 1937, ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1937 को यह क्या कर दिया, इन्होंने प्रोवाइड कर दी। 2 अक्टूबर की बात है। तो कह रहे हैं इस स्कीम को भारदा स्कीम या बेसिक स्कीम का नाम दिया गया। तो ये आप याद रखोगे, भारदा स्कीम या बेसिक स्कीम। एक मैंने आपको बताया था, इसको नई तालीम भी बोल देते हैं। ठीक है, नई तालीम, तो ये आप याद रखोगे, नई तालीम
यह है इसका मीन्स, और नाम आप अदर नेम मान सकते हो, नई तालीम। ठीक है। सो इस स्कीम में क्या कुछ थे, क्या कुछ सुझाव रखे गए। कह रहे हैं संपूर्ण शिक्षा किसी बेसिक क्राफ्ट, जो भी हाथ से किए जाने वाले कार्य हैं उसके साथ होनी चाहिए, जिसमें उद्योग तथा व्यवसाय को शिक्षा का केंद्रित मानते हुए, ठीक है, मीन्स कार्यों को एजुकेशन का केंद्रित मानते हुए उनको शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को। इसका आशय ये था, मीन्स इनका मेन एम था कि सामान्य शिक्षा के साथ साथ किसी शिल्प कला में भी क्या है, बच्चों को अध्यापन मीन्स स्टडी दी जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका आशय सामान्य शिक्षा के साथ किसी शिल्प कला का अध्यापन नहीं, बल्कि किसी बेसिक शिल्प कला से समेकित करते हुए समवाय विधि द्वारा पढ़ाना। मीन्स यहाँ पे अब यह कहा गया है कि जो भी हाथ से किए जाने वाले कार्य हैं उसको जस्ट पढ़ाना नहीं है, उसको जस्ट अध्यापन नहीं कराना है, मीन्स उसकी स्टडी नहीं प्रोवाइड करनी है उसको। जैसे कि हम कहते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, मीन्स करके सिखाना है उनको। जो भी हाथ से किए जाने वाले कार्य हैं वह कोर्सेज में बच्चे खुद करें, उनमें एक्टिव रहें। ठीक है। तो उनके द्वारा, इस विधि के द्वारा पढ़ाना है कि करते हुए समवाय विधि। करते हुए समवाय विधि का मतलब यही है कि भाई लर्निंग बाय डूइंग मेथड के द्वारा इनको करवाना है। सो इस कार्य पर शिक्षा होनी चाहिए। कह रहे हैं शिक्षा इस सीमा तक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होनी चाहिए जिससे अध्यापकों को वेतन भी दिया जा सके। मीन्स एजुकेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि इसमें टीचर्स जो होते हैं उनको भी प्रॉपर सैलरी वगैरह मिल सके। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद, कह रहे हैं, उनको स्वावलंबी मीन्स उनको कॉन्फिडेंस वगैरह प्रोवाइड करना और उनको इंडिपेंडेंट वगैरह बनाना है। कह रहे हैं प्रत्येक विद्यार्थी को जीवन में हाथ द्वारा किए जाने वाले जो कार्य से कमाना ही सीखना चाहिए। यह उनका मेन एम था। यही कारण है कि शारीरिक कार्य पर यहाँ पे बल दिया गया और यह अहिंसात्मक जो होती है यह शिक्षा, उसको भी कहीं ना कहीं मीन्स प्रमोट करती थी। मीन्स हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसात्मक चीज़ें जहाँ पे शिक्षा में आपको देनी चाहिए। क्योंकि किसी भी इसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से जो भी जीविका होती है, मीन्स कमाई होती है, वह नहीं छीनना। ठीक है। तो ऐसी भी शिक्षा दी जाए उनको कि वह हिंसावादी न बन जाए। ठीक है। इस तरीके की शिक्षा दी जाए, वह अहिंसावादी बने। तो आगे हमारे पास कह रहे हैं अधिगम का जो यहाँ पे रिलेशन है, वह कह रहे हैं गहन रूप से घर जो होता है समुदाय और बच्चे के जीवन पर आधारित क्रियाकलापों पर होना चाहिए। इसके अंतर्गत कह रहे हैं जो भी कुटीर उद्योग तथा व्यवसायों से भी इस दर्शन की शैक्षिक नीतियों के और विशेषतः प्रारंभिक शिक्षा तथा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इसे भारत के संविधान में भी स्थान मिल गया। तो मीन्स जो भी इन्होंने लर्निंग से रिलेटेड अपनी कुछ मीन्स सिफारिशें रखी कि भाई घर और समुदाय तथा बच्चे के जीवन से आधारित क्या होने चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, क्रियाकलाप होने चाहिए। और इन्होंने जो भी एक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रस्ताव रखा, तो यह इतना फेमस हुआ कि आगे जाकर के इसको जो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इसको जगह मिल गई। ठीक है। सो ये था हमारे पास जाकिर हुसैन कमेटी प्रतिवेदन, जिसमें हमने वारदा स्कीम की और 1937। तो इस टाइम पे आपने याद रखना कि 100 साल के बाद यह एक बेसिक एजुकेशन की शुरुआत हुई थी। 1834 से हमने मैटर स्टार्ट किया था और 37 तक जाकर के कहीं महात्मा गांधी ने वारदा में जो भी लेक्चर दिया उसमें बेसिक एजुकेशन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, 1937 में। और ये आप यहाँ पे याद रखोगे कि इन्होंने जो भी अपनी रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है, वह 2 दिसंबर 1937 को जारी की थी। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यह 2 दिसंबर 1937 है। क्लियर है। वारदा स्कीम में आपने बस याद रखना है जाकिर हुसैन आए, है ना, जो कि राष्ट्रपति थे, जो कि हमारे 3rd राष्ट्रपति थे, है ना। और महात्मा गांधी आए, बेसिक एजुकेशन आई 1937 वगैरह ईयर याद रखोगे आप। और इन्होंने जो भी कुछ प्रावधान रखे थे, जैसे कि हस्तशिल्प द्वारा, है ना, बच्चों को एजुकेशन दी जाए और उसमें कुछ ना कुछ हाथ से किए जाने वाले कार्यों से ट्रेंड किया जाए उनको। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, सार्जेंट रिपोर्ट हमारा यह लास्ट टॉपिक है। सो देखो, सार्जेंट रिपोर्ट कह रहे हैं पहली ऐसी एक व्यापक स्कीम मानी जाती है जिसमें शिक्षा के सभी स्तर तथा पक्ष कह रहे हैं पूर्व प्राथमिक और हाई स्कूल तथा विश्वविद्यालय शिक्षा तथा साथ साथ तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक और कह रहे हैं सांस्कृतिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। तो यहाँ पे सार्जेंट में एक ऐसा यहाँ पे ब्रॉड यह जो भी रिपोर्ट तैयार की गई उसको बड़ी ब्रॉडली तरीके से तैयार किया गया कि इसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। जैसे कि इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन भी की शुरुआत भी हो गई। यहाँ पे कहा है ना, यहाँ पे आप देखो कि पूर्व, ये देखो पक्ष, यहाँ पे कह रहे हैं पूर्व प्राथमिक। ठीक है, पूर्व प्राथमिक, उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं प्राथमिक, हाई स्कूल और विश्वविद्यालय, ठीक है, शिक्षा तथा साथ साथ तकनीकी जो टेक्निकल और उसके बाद वोकेशनल शिक्षा, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई। कह रहे हैं अध्यापकों के वेतन तथा सेवा शर्तों में भी यहाँ पे सुधार किया गया। तो यह एक मीन्स सार्जेंट रिपोर्ट थी जो कि ब्रॉडली तरीके से तैयार हुई थी। तो ये मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा तैयार की गई यह एक ऐसा उद्देश्य था जो कि कह रहे हैं 40 वर्षों तक भारत को पूर्ण रूप से इन्होंने साक्षर बनाना था। इनका मीन्स ब्रिटिश और भारतीय गवर्नमेंट द्वारा यह सार्जेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने 40 वर्षों तक भारत को पूरे तरीके से साक्षर बनाना था, ये इनका एम था। इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को 6 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों को। तो ये आप याद रखोगे, इसमें 6 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन में हमारे पास आया था 7 वर्ष तक बच्चों को मीन्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, जो भी भारत स्कीम में हमने किया, महात्मा गांधी ने जो भी प्रस्तावित की थी। लेकिन इसमें सार्जेंट रिपोर्ट में 6 से लेकर के 11 वर्ष तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, और इनका मेन उद्देश्य था कि लगभग 40 वर्षों तक हम क्या करेंगे कि पूरे भारत को क्या बना देंगे, साक्षर बना देंगे। ठीक है, तो ये थी सार्जेंट रिपोर्ट। सो इसी के चलते जो हमारा टॉपिक है यह ओवर हो जाता है। सो होप के काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पे करी होगी। हमने यहाँ पे मैकाले मेंट्स वगैरह पढ़ा है ना, हमने मैकाले मेंट्स में आपको पता है कि अंग्रेजी का प्रसार किया, वुड डिस्पैच वगैरह पढ़ा है ना, तो इसको आप देख लेना। अब विश्वविद्यालय संबंधित आयोग हमने किया, सैडलर आयोग किया, हार्टक कमेटी की, सप्रू कमेटी की, ठीक है, अवार्ड एंड वुड रिपोर्ट की हमने। उसके बाद जाकिर हुसैन समिति जिसमें हमने भारत स्कीम पढ़ी, जिसको नई तालीम बोला जाता है और बेसिक एजुकेशन भी इसको बोला जाता है, महात्मा गांधी ने दी थी। और ऐसे ही हमने सार्जेंट रिपोर्ट पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। होप के जो भी मैटर हमने यहाँ पे किया आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ आई होगी। ठीक है, सो अगर चीज़ें आपको समझ आई प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और देखते रहें हमारे चैनल को। ऐसे ही हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। देखो एनटीटी का तो आपके साथ चल ही रहा है, लेकिन GTPLSB की वैकेंसीज आई हुई हैं, सो उसका पेपर होगा, है ना। सो उसके लिए भी यहाँ पे मैं चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए दोनों एक कॉमन टॉपिक यहाँ पे उठाए जा रहे हैं ताकि GTPLSB वालों का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मिलेंगे कल के टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us.